हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीकेएम स्पेशल क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हिंदी और हिंदी के पढ़ेंगे यहाँ पे टॉप 50 प्लस क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आने वाले टाइम्स में यहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो का री एग्जाम होने वाला है और उसके बाद जो है सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का भी पेपर होने वाला है, जहाँ पर हिंदी के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 15 नंबर के रहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे वीडियो में जो पूछा जाएगा 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 100 नंबर का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन 2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, एक ज़रूरी सूचना है, आपको बता दें कि हमारा एक नया चैनल है 5G स्टडी 2.0, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम्स यानी 1 जनवरी 2022 से जो है वहाँ से आपको करंट अफेयर की वीडियो जो है प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो वहाँ से आपको वीडियो पर डे मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से आज, क्योंकि हिंदी के टॉप 50 प्लस क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से पहले गद्यांश, जो कि हिंदी जहाँ पूछी जाती है वहाँ गद्यांश से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी जो यहाँ पर गद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे एक गद्यांश दिया होता है और उसके बाद वहाँ से 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसी को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक। देखिए, किसी भी पैराग्राफ को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहिए और अपने माइंड में इमेजिनेशन मेथड से आप सेट करते चले जाइए, राइट। तो देखिए, सबसे पहले पॉइंट दिया है कि अनुशासन जो होता है जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है, और अनुशासन जो होती है सैनिक जीवन की आत्मा है। यानी अनुशासन जो होती है जीवन की प्रत्येक स्थिति में, यानी चाहे जिस कंडीशन में जीवन की स्थिति रहे उसमें अनुशासन जो होती है आवश्यक होती है। अनुशासन जो होती है सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। नेक्स्ट दिया कि समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावना संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। और ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह जो है विश्व जो है तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो देखिए, यह पैराग्राफ था। अब इसके बाद इसी पैराग्राफ के अनुसार जो है हम हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देंगे। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि अनुशासन किसकी आत्मा है। तो अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, अनुशासन जो होती है सैनिक सॉरी अनुशासन जो होती है सैनिक जीवन की आत्मा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला दिया है कि विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है। तो देखिए, विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है? यहाँ पे अनुशासन ना होना। देखिए, अभी ऊपर हमने पैराग्राफ में पढ़ा था कि अस्त व्यस्त होने का कारण क्या है? अनुशासन का ना होना जो है क्या है, यहाँ पर अनुशासन का ना होना अस्त व्यस्त होने का कारण है। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन क्यों आवश्यक है। पूछ रहा है कि अनुशासन जो है क्यों आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए जो है अनुशासन जो होता है आवश्यक होता है। देखिए, आप पैराग्राफ को जो है आराम से पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें और उसके बाद यहाँ पर जो है पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, श्लेष, विप्सा, वक्रोक्ति, ये सभी शब्द अलंकार हैं, जबकि उपमा जो है शब्द अलंकार का भेद नहीं है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि उपमा जो होता है किसका भेद होता है? उपमा जो होता है अर्थालंकार का भेद होता है। इसको याद रखिएगा, उपमा किसका भेद होता है? अर्थालंकार का। शब्द अलंकार के भेद कौन कौन से होते हैं? श्लेष होते हैं, विप्सा होता है और वक्रोक्ति होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर का अर्थ क्या है। क्योंकि देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ट्रांसलेटर या ट्रांसलेशन जो होता है अनुवाद करने वाला क्वेश्चन, यह जो है यूपी ट्रिपल एससी का रिकॉर्ड है। आपको 1 से 2 प्रश्न जो है देखने को मिल जाएगा, चाहे आप ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर देखेंगे चाहे ग्राम विकास अधिकारी का पेपर देखेंगे, इसमें जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, पूछ रहा है ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर का अर्थ क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर के ढोल जो होते हैं सुहावने लगते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दूर के ढोल जो होते हैं सुहावने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंकज, जलज,
आदि जो होते हैं किस प्रकार के शब्द हैं? तो पंकज, जलज जो होते हैं किस प्रकार के शब्द हैं? यह जो है योग ऋण शब्द हैं। कौन से हैं? योग ऋण शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम जो है प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग जो है कहाँ पर हुआ था? तो जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जयभट्ट के शिलालेख में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह जो है 2 से 3 बार रिपीट हुआ है। तो देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। तो देखिए यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसको हम कवर करेंगे। देखिए देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग जो है 8वीं सदी के जो गुजराती राजा थे जयभट्ट। जयभट्ट कौन थे? यह जो है 8वीं सदी के गुजराती राजा थे। तो जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। और देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। देवनागरी क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है। तो ये वही पूछ रहा है कि देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था? सबसे पहले प्रयोग जो है जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला चीज पूछ रहा है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा है? यानी यहाँ पे कौन सा वर्ड जो है, यहाँ पे कौन सा वर्ग जो है महाप्राण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए। यहाँ पे जो ख, छ, ठ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे महाप्राण हो जाएगा। देखिए जो एक चीज आप याद रखिएगा, कचटतप जो होता है क, च, ट, त, प, ठीक है, कचटतप जो होता है इसको आप याद रखिएगा। तो अल्प प्राण और महाप्राण 2 वर्ड होते हैं, ठीक है। अल्प प्राण जो होता है यानी पहला लेटर, तीसरा लेटर और 5वां लेटर होता है, यानी 135। और महाप्राण जो होता है यह दूसरा और चौथा लेटर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे का वर्ग से अगर देखा जाए तो क, ख, ग, घ, अंग्या, तो यहाँ पे जो पहला यानी क, ग और अंग्या, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण हो जाएंगे। बाकी जो खा बच गया और उसके बाद जो है दूसरा और चौथा क, ख, ग, घा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे महाप्राण हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। यहाँ पे पूछ रहा है कि महाप्राण क्या है, तो महाप्राण जो होता है ख, छ, ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि इनमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी खा। खा जो है स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? देखिए समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो यह आता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, उप हो जाएगा। यानी समीप, छोटा, गौड़ के अर्थ में जो है उप उपसर्ग प्रयुक्त होता है, जो कि संस्कृत के 22 उपसर्गों में से एक है। क्या है? संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, तो उसमें से यह एक उपसर्ग है, उप। अगला क्वेश्चन है, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। कह रहा है कि मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। तो जैसे वाक्य का भेद कितने होते हैं? 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पर कौन सा भेद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्र वाक्य है। अगला क्वेश्चन है कि सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या है? तो देखिए सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, बानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या है? तो इसका सही शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरि, ठीक है। तो कहने का मीन्स यहाँ पर पर्यायवाची पूछ रहा है, ठीक है, कि सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी, इंद्र, ये सभी क्या हैं? ये सभी क्या है? हरि के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गहरी दोस्ती, ठीक है। क्या होती है? गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है? गहरी दोस्ती। दांत काटी रोटी का अर्थ क्या होता है? गहरी दोस्ती, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका जो है भेद क्या है? तो यह जो है इसका प्रविशेषण है, क्योंकि जब कोई चीज़ें देखिए अगर सुंदर रहता है तो यहाँ पे विशेषण होता है, लेकिन यहाँ पे अगर अत्यंत सुंदर कह दिया तो यहाँ पे प्रविशेषण हो जाएगा।
जब कोई चीज़ यहाँ पे बोल देता है, जैसे अगर विशेषणों की जो विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, प्राविशेषण कहते हैं। देखिए प्राविशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं तो उन्हें हम प्राविशेषण कहते हैं। जैसे अर्चना अत्यंत सुंदर है, यहाँ अर्चना जो है एक क्या है, अर्चना जो है संज्ञा है, यानी किसी का नाम है। और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जिसकी विशेषता सुंदर से है, यानी अर्चना की विशेषता सुंदर से है। अर्चना की विशेषता किससे है, सुंदर से है। और विशेषण शब्द यानी विशेषण जो है सुंदर अर्चना की विशेषता बता रहा है। अतः आप ऐसा कह सकते हैं कि अर्चना जो है विशेष से है और सुंदर जो है विशेषण की विशेषता बता रहा है, यानी यह अत्यंत है। तो जब कोई चीज़ एग्जेक्टिव डिनोट करता है तो वह क्या होता है, प्राविशेषण होता है। जैसे हमें भूख लगी है, तो हमें भूख लगी, यहाँ पर देखिए विशेषण तो है, लेकिन अगर कह देता हमें बहुत भूख लगी है तो यहाँ बहुत क्या हो जाता, तो बहुत यहाँ पे प्राविशेषण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उनके द्वारा अपना काम जो है अब तक समाप्त नहीं किया गया। उनके द्वारा अपना काम जो है अभी तक समाप्त नहीं किया गया, अंग्रेजी में अनुवाद होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। दियर वर्क हैज़ नॉट येट बीन फिनिश्ड बाई देम। दियर वर्क हैज़ नॉट येट बीन फिनिश्ड बाई देम। फ्रेंड्स यह वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, यानी इनमें से तत्सम शब्द को यहाँ पर पिक आउट करना है। देखिए यहाँ पर जो शिखा जो है, शिखा क्या है, शिखा तत्सम शब्द है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है, सोना का पर्यायवाची शब्द जो होता है जात रूप होता है। क्या होता है, जात रूप होता है। देखिए सोना शब्द के पर्यायवाची शब्द जो है जात रूप, स्वर्ण, कंचन, तामरस और इन सब जो चीज़ें हैं बहुत पूछी जाती हैं। तामरस बहुत पूछता है कि तामरस किसका पर्यायवाची है, तो सोने का है। और जात रूप किसका है, या भी सोने का है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से एक सही विकल्प को छांटिए। यहाँ पे एक सही विकल्प को छांटना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें, यहाँ पे पहला आंसर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दूसरे में अगर क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ जीवन जो है गलत लिखा गया है। थर्ड वाला क्यों गलत है, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ जो है नष्ट ना करें। तो यहाँ पे क्या है लिख दिया, ठीक है। तो जीवन क्षणभंगुर है नहीं, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ गलती हो गई। तीसरा दिया, चौथा दिया जीवन क्षणभंगुर, तो यहाँ पे छह गलत लिखा, इसके वजह से ये भी गलत हो गया। तो पहला वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। अगला क्वेश्चन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक जो है में बहुवचन रूप क्या होगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किन्हीं से हो जाएगा। क्योंकि अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है इसका अपादान कारक में जब आप बहुवचन बनाएंगे तो किन्हीं से हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक और उसके बाद वाच्य, इन सब चीज़ों को हमने डिटेल में कवर किया और उसके बाद वहाँ से 100+ करके क्वेश्चन भी हमने करवाया, ठीक है। तो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएँ और उसके बाद प्लेलिस्ट को चेकआउट करें और वहाँ पर 1 बाय 1 करके वीडियो दिया गया है, ठीक है। तो आप देख लें, क्योंकि वह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि वहाँ बिल्कुल डिटेल में कवर किया गया, वहाँ से आपका एक सिंगल पॉइंट भी नहीं छूटा है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा, किन्हीं से हो जाएगा। तो राइट आंसर विल भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग कौन सा है। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों साथ में प्रयोग होते हैं। देखिए उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले प्रयोग होता है, जबकि प्रत्यय जो होता है किसी शब्द के बाद में प्रयोग होता है। तो उपसर्ग जो होता है इसमें पूछ रहा है उपसर्ग क्या है प्रत्याशा में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, तो प्रति हो जाएगा। प्रत्याशा में हो जाएगा प्रति उपसर्ग। अगर यहाँ पे जैसा अत्यधिक में पूछता तो अति हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए अभी हाल ही में हमने पत्र लेखन से जो है 50+ क्वेश्चन करवाया था। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में आपको मिल गया, ठीक है। तो जितने भी हमने क्वेश्चन करवाए हैं बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन करवाए हैं। तो यदि सभी राज्य सरकार को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं, सर्कुलर लेटर कहते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। धूसर का जो होता है बेसर होता है, क्योंकि धूसर का जो पर्यायवाची शब्द होता है खर होता है, बेसर होता है, गधा होता है, चक्रीवान होता है, गर्दभ होता है, गधा होता है। इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। इनमें से देखिए जो बेसर है बहुत इंपॉर्टेंट है। धूसर किसका पर्यायवाची है, बेसर का है। अगला क्वेश्चन है कि यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे। यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में क्या लिखेंगे, तो संबोधन में प्रिय मित्र लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा अधिकरण जो है तत्पुरुष समास नहीं है। पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सा अधिकरण जो है तत्पुरुष समास नहीं है। कौन सा अधिकरण यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, धर्मभ्रष्ट। यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं है। देखिए पुरुषोत्तम जो है ये भी तत्पुरुष समास है, और देशाटन ये भी तत्पुरुष समास है। कुलश्रेष्ठ यानी कुल से श्रेष्ठ यहाँ पर ये भी तत्पुरुष समास है, लेकिन धर्म भ्रष्ट यहाँ से तत्पुरुष समास नहीं है। अगला क्वेश्चन है पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया। तो देखिए यहाँ पे पंजाब में हिंदी का प्रचार पूछ रहा है, तो पंजाब में जो है हिंदी का प्रचार किसने किया था, तो श्रद्धाराम फुल्लोरी ने किया था। किसने किया था, श्रद्धाराम फुल्लोरी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, या कई बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि अत्युक्त शब्द में संधि कौन सी है। तो कह रहा है अत्युक्त शब्द में कौन सी संधि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यड़ संधि है। देखिए आपको एक ट्रिक बता देते हैं, जब भी कोई यदि हाफ लेटर जो होता है यदि या व और इनके साथ प्रयोग होता है तो जो है या जो है यड़ संधि हो जाता है। जैसे अत्यधिक में देख रहे हैं यहाँ पे ता जो है या के साथ आधा प्रयोग हो रहा है, इसके वजह से या जो है यड़ संधि हो गई। देखिए इस पर हम कंप्लीट ट्रिक लाएंगे, ठीक है। जो संधि है संधि पर हम कंप्लीट ट्रिक लाएंगे और इसके साथ ही वीडियो पूरी तरह से क्लोज हो जाएगा उसी वीडियो में। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, गलत है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, यहाँ पर तो पहला दिया है अर्धशासकीय पत्र जो होता है मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। तो कह रहा है कि अर्धशासकीय पत्र जो होता है मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, बिल्कुल सही है। अगला है संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है स्वनिर्देश के लिए जो है आपका सद्भावी या सिंसियरली लिखा जाता है। नेक्स्ट दिया है कि इसमें भेजने वाले का हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ड्राइंग मैन कैचेज ए स्ट्रा। ड्राइंग मैन कैचेज ए स्ट्रा का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है डूबते को तिनके का सहारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डूबते को तिनके का सहारा, ड्राइंग मैन कैचेज ए स्ट्रा। अगला क्वेश्चन है कि आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्वित प्रत्यय हैं। कौन से हैं, तद्वित प्रत्यय हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, भाववाचक हो जाएंगे। कौन से, भाववाचक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भाववाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि आहट, आवट, आस आदि जो होते हैं यहाँ पर भाववाचक के तद्वित प्रत्यय होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुल्लिंगवाचक शब्द को छांटिए। कह रहा है कि पुल्लिंगवाचक शब्द को यहाँ पर छांटिए। तो यहाँ पर जो कैमरा है, कैमरा शब्द जो है पुल्लिंग है। कैमरा क्या है, पुल्लिंग है। देखिए हमने लिंग वचन कारक जो पढ़ाया था, लिंग हमने उसको ट्रिक से कवर किया था। तो हमने कहा था कि यदि जो है स्त्रीलिंग छांटना उसके लिए मेरा या मेरी लगा दीजिए, कोई भी है, मेरा या मेरी के साथ जो है एग्जैक्ट जो बैठेगा वही यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए मेरा कैमरा, तो यहाँ पर मेरा कैमरा ना कि मेरी कैमरा, तो मेरा कैमरा यानी पुल्लिंग हो गया। अब यहाँ पर देखिए जो पायल लिखा है, तो मेरी पायल नहीं, कोई औरत इस तरह नहीं बोलेगी कि मेरा पायल, मेरी पायल, ठीक है। मेरी पायल कहीं खो गई, प्लेट किधर गई, ठीक है। तो इन सब चीज़ मेरा मेरी लगाकर आप जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हथियाना, चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, नाम धातु क्रिया है। क्या है, नाम धातु क्रिया है। अब देखिए संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को हम क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, देखिए संज्ञा और उसके बाद या विशेषण से बनने वाली धातु को हम क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। जैसे चिकना से चिकनाना, हाथ से हथियाना, इन सब चीज़ों को हम नाम धातु कहते हैं। यानी संज्ञा विशेषण से बनने वाली धातु को हम क्या कहते हैं, नाम धातु कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है जो शब्द जो है वाक्यांशों
वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य में कर्ता के साथ जो है और क्या रहता है? उद्देश्य में कर्ता के साथ जो है क्या रहता है? तो उद्देश्य में कर्ता के साथ जो है कर्ता विस्तार रहता है। क्या रहता है? कर्ता विस्तार रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर पेन डाउन कर लीजिएगा। बातों को विश्वास करिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। चाहे आप सहायक बोरिंग टेक्नीशियन का पेपर देने जाते हैं या तो वीडियो का पेपर देने जाते हैं, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उद्देश्य में कर्ता के साथ और क्या रहता है? तो कर्ता विस्तार रहता है। कर्ता के साथ क्या रहता है? विस्तार रहता है। तो इसको याद रखिएगा कि उद्देश्य में कर्ता के साथ क्या रहता है? कर्ता के साथ विस्तार रहता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे भाववाच्य जो है छांटना है। तो भाववाच्य छांटना है, वहाँ पर हमने वाच्य पूरी तरह से पढ़ा दिया है। तो आप इसका कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिएगा कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, यह आपके लिए होमवर्क के रूप में है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसको बताइएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। 34 का आपको आंसर बताना है। यह आपका होम डब्ल्यू है, ठीक है, यानी HW यानी होमवर्क है। तो जो सबसे पहले बताएगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता देंगे। अगला क्वेश्चन है कि लज्जा जो है, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? तो लज्जा जो है तस्लीमा नसरीन की कृति है। किसकी है? तस्लीमा नसरीन की है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लज्जा किसकी कृति है? तस्लीमा नसरीन की है। अगला क्वेश्चन है कि तेज गर्मी में चलने के कारण जो है वह जो है यहाँ पे भरना है। तो तेज गर्मी में चलने के कारण वह क्या हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, अचेतन हो गया। तेज गर्मी में चलने के कारण वह जो है अचेतन हो गया। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कई दर्शकगण जो है किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शकगण जो है किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, यानी कई लोग हो गए, इसके वजह से यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। तो कदाचित शाम तक वह वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचाने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संभाव्य भविष्यत है। ठीक है, क्या है? संभाव्य भविष्यत है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इसमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर देखिए यहाँ पर क्या है। तो पहला दिया है आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी बंधनहीन व्यक्ति। इसको क्या कहते हैं? बंधनहीन व्यक्ति। तो पहला वाला बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है यहाँ पर 3-13 होना। तो 3-13 होना मतलब क्या होता है? असंगठित होना। यहाँ पे संगठित नहीं बल्कि असंगठित होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यहाँ एक टकसाल के ढले हैं, यानी ये सब एक जैसे हैं। अगला है यहाँ पे आंख के अंधे गांठ के पूरे, यानी मूर्ख लेकिन धनवान। तो यहाँ पे गलत क्या है? गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि 3-13 होना यानी असंगठित होना। अगला क्वेश्चन है कि संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संख्या गमन का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा, तो यह जो होगा सखी प्लस आगमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सखी प्लस आगमन हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सखी प्लस आगमन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो वहाँ पर जो होता है अर्थांतरयांश अलंकार होता है। कौन सा होता है? अर्थांतरयांश अलंकार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वेदित। यानी पसीने से अगर कोई व्यक्ति जो है पसीने से युक्त है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वेदित कहेंगे, स्वेदित। अगला क्वेश्चन है कि किस भाव की
परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो अस्थाई भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतवर्ष के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का जो है नाम सबसे पहले सुझाया था। अगला क्वेश्चन है कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास अलंकार है। कौन सा? अनुप्रास अलंकार है। देखिए, रघुपति राघव राजा राम में जो है रा वर्ड की जो है आवृत्ति जो है अनेक बार हुई है, इसीलिए यह अनुप्रास अलंकार है। यानी जिस भी वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर रा वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई, इसके वजह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याचना जो है, याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो याचना शब्द का जो बहुवचन होगा यह जो है याचना ही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है। तो याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा? याचना शब्द का बहुवचन याचना ही होगा। तो इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? यानी इनमें से जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से केवल भाववाचक संज्ञा वाला स्टेटमेंट ही आपको सेलेक्ट करना है और वही स्टेटमेंट बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ठीक है, क्या हो जाएगा? रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति यहाँ पर जो दिए गए हैं शब्द दिए गए हैं, यहाँ सभी भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि नेचुरल जस्टिस का हिंदी आशय क्या है? यानी नेचुरल जस्टिस का जो है हिंदी अनुवाद क्या होता है, यानी इसका हिंदी मीन्स क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नैसर्गिक न्याय होता है। यह क्वेश्चन UPSSC के एग्जाम में जो है 2 बार रिपीट हुआ है। तो नेचुरल जस्टिस का हिंदी आशय क्या है? नैसर्गिक न्याय है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कि 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि 2018 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस पोर्ट लुइस में हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का कि अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय क्या होता है? यानी अपरिहार्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनअवॉइडेबल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनअवॉइडेबल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 50+ MCQ फॉर्मेट में यहाँ पर हिंदी के टॉप 50+ क्वेश्चन को सॉल्व किया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।